ये सर्दी की सुबह का समय है। गांव की सड़क पर कन्हाई की खाने की दुकान है। अरे फोका, पिछली रात के ठंडे पराठे और मछली के झोल का क्या किया? जी मालिक, आपके कहने पर मैंने उसे आज के गरम आलू दम में मिला दिया है। बहुत अच्छा किया। और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ताजे खाने में बासी खाना मिलाकर बेचते हैं। लाभ के लालच में कन्हाई की आंखें चमक रही थी। वो अपने कर्मचारी से ये बात गुप्त रखने को कहता है। जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अरे आइए आइए, ताजी मछली से बना गरम गरम रोटी खाकर जाइए। इस सर्दी में ऐसा खाना और कहीं नहीं मिलेगा। तभी भूख से बेहाल 80 साल की एक बूढ़ी महिला ठकुमा वहां पहुंची। ओ बेटा, क्या तुम्हारी दुकान पर 2 जलपान मिल जाएगा? अरे ठकुमा, तुम क्या कह रही हो? खाने की दुकान पर जलपान क्यों नहीं मिलेगा? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सर्दी का पकवान खाने दोगे? मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। क्यों नहीं दूंगा, जरूर दूंगा। लेकिन पैसे लाई हो क्या? पैसे के बारे में सुनते ही ठकुमा का चेहरा उतर गया। नहीं बेटा, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़ा खाने दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं दूंगी। क्या कहा? पैसे नहीं है और खाने चली आई हो? जाओ यहाँ से, मेरी दुकान के सामने से हट जाओ। ऐसे मत बोलो बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। इस ठंड में भूख बहुत सता रही है। ठकुमा को बिना पैसे के देखकर कन्हाई को एक नई शैतानी तरकीब सूझी। उसने सोचा कि यह व्यवसाय रतन को बर्बाद करने का अच्छा मौका है। वाह, ये तो अच्छा मौका मिल गया। अब मैं रतन के कारोबार को ठप कर दूंगा। क्या हुआ बेटा? ओहो, सुनो ठकुमा, तुम सीधे उस रतन की दुकान पर चली जाओ। वहां तुम्हें बिल्कुल मुफ्त में भर पेट खाना मिल जाएगा। सच कह रहे हो बेटा? मुझे रतन की दुकान पर खाना मिल जाएगा? ठीक है, मैं वहीं जाती हूँ। दूसरी तरफ रतन के घर पर मितू की माँ होटल के लिए खाना बना रही थी। ईमानदारी से व्यापार करने के कारण रतन के घर में आर्थिक तंगी थी। माँ, आज की सर्दी के लिए बनी मटन तरी तैयार हो गई क्या? हाँ मीतू, बन रही। अब ये सब्जी लेकर अपने पिता को दुकान पर दे आओ। जी माँ, मैं अभी जाकर पिताजी के होटल में देकर आती हूँ। सुनो बेटा, आज भी तेल मसाला थोड़ा कम ही डालना पड़ा। अपने पिताजी से कहना कि बाजार से और मसाला खरीद लाए। माँ, अगर मसाला अच्छा नहीं होगा तो होटल में कोई खाने क्यों आएगा? हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की दुकान पर पहले जैसी बिक्री नहीं होती, इसलिए वो सारा मसाला नहीं खरीद पाते। ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं पिताजी को सब्जी देकर आती हूँ। रतन की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। वो बहुत उदास था। मैं कब से बैठा हूँ, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अरे वह देखो, एक बुजुर्ग महिला आ रही है। अरे ठकुमा, आइए आइए, क्या खाएंगी आप? आज गरम दाल रोटी है। बेटा, मुझे 2 दाल रोटी ही दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है ठकुमा, मैं अभी आपको खाने को देता हूँ। और एक बात सुनो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस कन्हाई की दुकान वाले ने कहा था कि तुम मुफ्त में खाना खिलाते हो, इसलिए मैं आई। क्या? उस कन्हाई ने कहा मैं मुफ्त में खिलाता हूँ? मैं समझा वह बेईमान कन्हाई मेरा नुकसान करना चाहता है। बेटा, मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। तुम मुझे थोड़ा खाना दे दो। मैं क्या करूँ ठकुमा, मेरी दुकान पर बिक्री नहीं हो रही है। अगर मैं मुफ्त में खिलाऊंगा तो सड़क पर आ जाऊंगा। अगर तुम मुझे मुफ्त में थोड़ा दाल रोटी खाने दोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई मसाले की डिबिया दूंगी। वो मसाला तुम्हारे खाने में डालने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ठीक है ठकुमा, आप खाने बैठिए। उफ, आज
आज कितनी ठंड पड़ रही है। मितू ने रास्ते से जा रहा था, तभी एक असहाय सारस पक्षी को देखा। तुम कौन हो? कृपया मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। अरे ये क्या देख रही हूँ? सारस पक्षी इंसानों की तरह बात कर रहा है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस सर्दी में बाहर नहीं रह पा रहा हूँ। तुम तो एक सारस हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? मुझे अपने साथ ले चलो। सर्दी के समय तक मुझे अपने घर में रखो। तुम्हें मुझे खाना भी नहीं देना पड़ेगा। क्या सिर्फ सर्दी तक ही रहोगे? तो ठीक है, चलो मेरे साथ। इधर ठकुमा ने खाना खाकर, वाह, तुम्हारी दुकान की रोटी और आलू दम बहुत स्वादिष्ट लगा बेटा। स्वादिष्ट होने से क्या होगा ठकुमा? कोई मेरी दुकान पर खाने ही नहीं आ रहा। मैं समझ गई। रुको बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई मसाले की डिबिया दे रही हूँ। ये मसाला खाने में डालने से उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। वाह, मसाले के अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस मसाले से खाना बनाना। अब मैं चलती हूँ। ठीक है ठकुमा, मेरी दुकान पर फिर आना। हाँ बेटा, अगर जिंदा रही तो जरूर आऊंगी। मितू सारस को लेकर होटल आई। रतन अब नए उत्साह से व्यापार करने की सोच रहा था। अरे मितू बेटी, तुम आ गई। तुम्हारे साथ ये सारस पक्षी कहाँ से आया? पिताजी, पक्षी मुझे रास्ते में ठंड से परेशान मिला। ये लीजिए पिताजी, आपकी सब्जी। सब्जी तो ले आई मितू, लेकिन होटल में आज भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो पिताजी? आज भी कोई नहीं आया? नहीं मितू, सुनो, मैं तुम्हें मसाला दे रहा हूँ। माँ से कहना कि कल से इसी मसाले से खाना बनाए। कल क्या बनाने को कहो पिताजी? घर में तो मांस भी नहीं है। रुको, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। इन पैसों से बत्तख के अंडे खरीद लेना और माँ से कहना कि कल मसाले से अंडों की भूना बना दें। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी घर जाती हूँ। अरे फोका, कल का बासी आलू दम सब बिक गया? नहीं मालिक, क्या उसे फेंक दूं? अरे मूर्ख, फेंक देगा क्यों? गरम खाने में मिलाकर कम दाम पर बेच दे। जी मालिक। अरे मीतू, क्या तुम्हारे पिता कल बत्तख का मांस बेचेंगे? मैं आपको क्यों बताऊं काका? आप तो हमारा खाना देखकर वही बनाते हैं। डरो मत मीतू, मैं अब वो सब नहीं करूंगा। हम आपको अच्छी तरह जानते हैं काका। तुम तो बहुत चालाक हो गई हो मीतू। आपकी बात खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? कन्हाई की बातें सुनकर सारस पक्षी समझ गया कि यही व्यक्ति रतन को परेशान कर रहा है। ये आदमी क्या कह रहा है मीतू? क्या तुम मुझे पकाओगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं पकाऊंगी। ये तनाई काका हमारे होटल को चलने नहीं देते। मैं समझ गया, ये आदमी तुम्हारा बहुत नुकसान कर रहा है। मैं इसे बाद में देख लूंगा। तुम तो बस एक पक्षी हो, तुम इसे कैसे देख लोगी? समय आने पर तुम समझ जाओगे मीतू। रतन को अभी भी ग्राहक नहीं मिल रहे थे। वह जानता था कि सर्दी में मांस की ज्यादा मांग होती है, लेकिन वह खरीद नहीं सकता था। मीतू, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं इन अंडों को बत्तख में बदल सकता हूँ, ताकि तुम अंडों की जगह बत्तख का मांस पका सको। क्या बकवास कर रहे हो? ये अंडे बत्तख बन जाएंगे? हाँ मीतू, तुम रुको, मैं अभी अंडों को जिंदा बत्तख बना देता हूँ। अरे ये क्या? मैं क्या देख रही हूँ? सारे अंडे बड़ी बत्तख बन ले। माँ, तुम कहाँ हो? अरे मीतू, क्या हुआ? इतनी आवाजें क्यों लगा रही है? देखो माँ, कितने सारे बत्तख हैं। अरे ये क्या मीतू, इतने सारे बत्तख तुम्हें कहाँ से मिले? ये बत्तख? मेरा मतलब है इन बत्तखों को तुम कल पकाओगी और पकाते समय उस मसाले का इस्तेमाल करना। ये कैसा मसाला है मीतू? वो तो मुझे पता नहीं माँ, पिताजी ने कहा था कि तुम यही मसाला डालकर सब्जी बनाना।
ठीक है, मैं पका दूंगी, लेकिन इस सारस का क्या करूं? तीखा शोरबा बनाऊं या पक्षी का रोस्ट? नहीं नहीं माँ, ये सारस पकाने के लिए नहीं है। मैं इसे घर के अंदर ले जा रही हूँ। उस रात जादुई मसाले से पकाई गई बत्तख के मांस की कालिया खाकर रतन बहुत प्रभावित हुआ। वो समझ गया कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन सुबह मितू जादुई मसाले से बना बत्तख के मांस का सालन लेकर अपने पिता के होटल गई। पिताजी, मैं बत्तख का मांस लेकर आ गई हूँ। हाँ रे मितू बेटी, जल्दी से दे दे। बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक कोई ग्राहक खाने नहीं आया है। पिताजी, आज की सब्जी बहुत बनी है। आप चिंता न करें, ग्राहक जरूर आएंगे। काश ऐसा ही हो। अब तुम अंडे खरीद कर घर चली जाओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाती हूँ। मितू के जाते ही बत्तख के मांस की जादुई खुशबू चारों ओर फैल गई। सारे ग्राहक जो कन्हाई की तरफ जा रहे थे, वे इस खुशबू से खींचे चले आए। अरे रतन, आज क्या पकाया है? इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? आज मेरी पत्नी के हाथ का बत्तख का मांस बना है। क्या कह रहा है? सर्दी के दिन में बत्तख का मांस? दे रतन, जल्दी से मुझे 1 कटोरी चावल और बत्तख का मांस दे। ठीक है चाचा, बैठिए, अभी देता हूँ। अरे ओ भाई, आपने अपने होटल में आज क्या पकाया है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और पूछिए मत भाई, इस सर्दी में मैं बत्तख के मांस की कालिया बेच रहा हूँ, इसीलिए इतनी खुशबू आ रही है। क्या कहा? बत्तख का मांस? वो भी इस सर्दी में? दीजिए दीजिए, जल्दी से मुझे 1 थाली चावल और बत्तख का मांस खाने को दीजिए। हाँ दीदी, अभी देता हूँ। आप कुर्सी पर जाकर बैठिए। जहाँ रतन की दुकान पर त्योहार जैसा माहौल था, वही कान्हे की दुकान पर सन्नाटा था। उसका व्यापार ठप होने लगा था, जिसे वह मान नहीं पा रहा था। अरे आज ये क्या हो गया? कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? क्या सब होटल में खाना खाना भूल गए? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। फोका, अरे वो फोका कहाँ गया रे? जी मालिक बाबू, बोलिए। ये रहा मैं। ओए नालायक, तू इतनी देर से कहाँ था? हाँ, और आज होटल बिल्कुल खाली क्यों है? सारे ग्राहक कहाँ हैं? जी मालिक, मैं यही जानने तो गया था। तो क्या जानने गया था और क्या जान कर आया है, वो साफ साफ बता। मालिक बाबू, वो रतन अपने होटल में बत्तख का मांस बेच रहा है और उस मांस की जादुई खुशबू के कारण गांव के सब लोग उसी के होटल में खाने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? वो रतन इतना अच्छा बत्तख का मांस बनाता है? वो उसे कहाँ से मिल रहा है? मालिक बाबू, खबर लेकर पता चला कि एक बुढ़िया ने उसे जादुई मसाला दिया है और उसी मसाले से खाना बनाने पर ऐसी खुशबू आती है। क्या कह रहा है फोका? तो फिर वो मसाला तो मुझे चुराना ही होगा। चल, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अभी रतन के घर चलते हैं। रतन की सफलता का असली कारण जानकर कान्हे का लालच और बढ़ गया। उसने तय किया कि वह जादुई मसाला चुरा लेगा। माँ, ओ माँ, तुम कहाँ हो? मुझे जल्दी रोटी चावल खाने को दो। सर्दी के दिन में बत्तख का मांस खाने के लिए अब और इंतजार नहीं हो रहा। हाँ मितू बेटी, चलो घर चलो। मैंने बत्तख का मांस बनाकर घर में रख दिया है। ठीक है माँ, चलो, मैं अभी आती हूँ। सारस, तुम यहीं रहना, मैं घर से खाकर आती हूँ। ठीक है नीतू, तुम घर जाकर खाकर आओ, मैं यहीं रहता हूँ। शुक्र है, आखिरकार मेरे होटल में फिर से लोग खाने आए हैं। अब मुझे भूखा नहीं मरना पड़ेगा। अच्छा हुआ वो बुढ़िया मिली, वरना वो जादुई मसाला मुझे कभी नहीं मिलता, और मसाला नहीं मिलता तो मेरे खाने से इतनी खुशबू भी नहीं आती। रतन, मैंने 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी बत्तख का मांस खाया है। मेरा कुल कितना पैसा हुआ है? आपके कुल 100 रुपए हुए हैं चाचा। अरे बस इतना? पहले जानता तो और 2 कटोरी बत्तख का मांस खाता। चाचा,
खाने का मन करे तभी सीधे चले आना, मेरे होटल से अब से बिल्कुल सस्ते में, लेकिन ईमानदारी का खाना खा पाओगे। लालची कानई और फोका चोरी करने के इरादे से रतन के घर में घुस गए। उनका निशाना केवल जादुई मसाले का डिब्बा था। अरे देख फोका, वो रहा, वो रतन के खाने का जादुई मसाला वाला डिब्बा। वो डिब्बा अब से मेरा है। हाँ मालिक बाबू, अब से हम उस जादुई मसाले का इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे होटल में बहुत लोग खाने आएंगे। ओए नालायक, इतनी देर क्यों कर रहा है? जानता नहीं, शुभ काम में देरी नहीं करते। जा जा, जल्दी से जादुई मसाला चुरा कर ले आ। हाँ मालिक बाबू, मैं अभी जाता हूँ और मसाला चुरा कर अभी आता हूँ। लेकिन रतन के घर में उस समय एक अप्रत्याशित पहरेदार मौजूद था। मीतू की दया से आश्रय पाया हुआ वह बगुला पक्षी उनके बुरे काम को देखकर चुप नहीं रहा। अरे ये क्या, ये तो चोर है। ये जरूर मीतू का जादुई मसाला चुराने आए हैं। नहीं नहीं, इन्हें सही सबक सिखाना होगा, वरना ये मीतू का और नुकसान करेंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा, किसी भी हाल में इन्हें सजा देनी ही होगी। बगुला पक्षी उसी पल एक जादुई बड़े उल्लू में बदल गया। ओए बाप रे, ओए मारे, ये फिर कौन आ गया रे? मालिक बाबू, मुझे छोड़ दो, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। ओए मुसीबत, मुझे पकड़, मैं मर गया रे। ओए बाप रे, ओए माँ रे, कौन कहाँ है, मुझे बचाओ। उल्लू के जादुई हमले से कानई और फोका कोई भी बच नहीं पाया। उनकी बेईमानी और लालच का फल ये हुआ कि उनका बुरा अंत हुआ। ओए बाबा गो, ओए माँ गो, मर गए गो। उल्लू ने उन दोनों को अपने पंजों से पकड़ा और दूर एक बर्फीली झील की तरफ फेंक दिया। दूसरे की चीज चुराने का मजा कैसा होता है और बेईमान व्यापार का क्या नतीजा होता है, वो तुम दोनों अब अच्छे से समझोगे। इस्लामापुर गांव में उस साल सर्दी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कोहरा इतना घना था कि एक हाथ से दूसरा हाथ दिखाई नहीं देता था। सुबह के 8 बजने को थे, लेकिन गांव की गलियों में सन्नाटा था। मगर फारूक साहब के घर में हालात कुछ और ही थे। रसोई में बर्तनों के टकराने की आवाजें साफ बता रही थी कि वहां मौसम की ठंडक के बावजूद गर्मी बढ़ रही है। साइमा, ओ साइमा, बेटी क्या रसोई में ही रहने का इरादा है? 1 घंटे से चूल्हा जल रहा है, क्या अब तक वहाँ पानी गर्म नहीं हुआ? मेरे वुजू के लिए और नहाने के लिए पानी जल्दी बाहर लाओ। साइमा रसोई से बाहर आती है। उसने एक पुरानी शॉल लपेटी हुई है और ठंड से उसके होंठ नीले पड़ रहे हैं। अम्मी जान, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस बार की ठंड तो हद से ज्यादा है। स्टोव की आंच इतनी धीमी है कि बर्तन गर्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठंड की वजह से सब कुछ जम गया है। लगता है नलियों में पानी भी बर्फ बन चुका है। बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम थोड़ा जल्दी उठती और इंतजाम करती तो ये वक्त ना आता। देखो, पूरा घर ठंड से ठिठुर रहा है और तुम अभी तक बर्तन ही पकड़ कर बैठी हो। अम्मी, मैं बहाना नहीं बना रही, मेरे हाथ सुन्न हो चुके हैं। मुझे तो लग रहा है कि उंगलियां काम करना बंद कर देंगी। जोहरा बेगम गुस्से में हॉल में आती है। वहाँ फरूक साहब 2 भारी लिहाफ ओढ़े सो रहे हैं। उनका चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ है। अजी सुनते हो, कब तक इस बिस्तर को पकड़कर बैठे रहोगे? सूरज सर पर आ गया है और आप हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे। घर के काम कौन देखेगा? जोरा, जरा बाहर की हवा का हाल तो देखो। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा तलवार की तरह चुभती है। इस उम्र में मेरी हड्डियां इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं इस वक्त उठा तो पक्का बीमार पड़ जाऊंगा। सब के सब आलसी हो गए हैं। उठिए और जाकर दूध लेकर आइए, वरना आज किसी को नाश्ता नसीब नहीं होगा। बिना चाय के ये सर्दी और भी भारी लगेगी। चाय की जगह गर्म पानी ही पी लेंगे, लेकिन मैं इस गर्माश को छोड़कर बाहर कदम नहीं रखूंगा। खुदा के लिए मुझे थोड़ी देर और सोने दो।
जोहरा बेगम परेशानी में अपना सर पकड़ लेती हैं। तभी उनका बेटा असलम बाथरूम से निकलता है। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे दफ्तर निकलने में देर हो रही है, लेकिन एक मसला है। अब तुझे क्या हुआ? बाप और बेटे दोनों ने मिलकर आज मेरा इम्तिहान लेने की कसम खाई है क्या? अम्मी, पानी इतना ठंडा है कि जिस्म को लगते ही झटका लग रहा है। क्या आज के लिए मैं बिना नहाए जा सकता हूँ? मैं इत्र लगा लूंगा और स्वेटर तो पहना ही है, किसी को पता नहीं चलेगा। तौबा, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। सफाई निस्फ ईमान है और तुम बिना नहाए दफ्तर जाने की बात कर रहे हो। तुम्हारे अब्बा ने भी एक बार ऐसा ही किया था। पूरा दिन उनके पास कोई नहीं बैठा था। थोड़ा हौसला करो और थोड़ा सा गर्म पानी सर पर डाल लो। अम्मी जान, रहने दीजिए ना। आज की सर्दी सच में जानलेवा है। मैंने भी सिर्फ मुंह हाथ धोया है। इस मौसम में सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। तभी फरूक साहब का मोबाइल बजता है। वो बड़ी मुश्किल से एक हाथ निकालकर फोन उठाते हैं। कुछ देर बात करने के बाद वो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। जोहरा, सब इधर आओ, एक बहुत अच्छी खबर है। ऐसी क्या बात हो गई कि आपकी सर्दी अचानक गायब हो गई? क्या किसी ने खजाना भेज दिया है? मेरे बचपन के दोस्त का फोन था। वो पड़ोस के इलाके हिमागिरी में रहता है। वहाँ उनके यहाँ एक बड़े समारोह गैदरिंग का इंतजाम है और उसने हम पूरे परिवार को दावत दी है। इस सर्दी में इतनी दूर जाना मुसीबत से कम नहीं है। इसमें खुशी की क्या बात है? अरे वही तो असली बात है। हिमगिरी एक बहुत ही खास जगह है। वहाँ के पहाड़ों के नीचे से कुदरती गर्म पानी के चश्मे, हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं। लोग वहाँ दूर दूर से अपनी थकान और सर्दी दूर करने आते हैं। कहते हैं वहाँ के गर्म पानी में नहाने से हर तरह का बदन दर्द खत्म हो जाता है। गर्म पानी का चश्मा? क्या सच में वहाँ सुकून मिलेगा? मेरे घुटनों का दर्द भी शायद थोड़ा कम हो जाए। फिर तो हमें जरूर चलना चाहिए। साइमा बेटी, जल्दी से सबका सामान पैक करो। अच्छे कपड़े और गर्म शॉल रखना मत भूलना। लेकिन अम्मी, हिमगिरी तो पहाड़ी इलाका है, वहाँ तो बर्फ और भी ज्यादा होगी। हम कहीं रास्ते में ना फंस जाएं। जब वहाँ गर्म पानी का कुंड है तो डरने की क्या बात है। एक टूर भी हो जाएगा और हमें थोड़ी राहत भी मिलेगी। मैं अपनी नई जैकेट भी निकाल लेती हूँ। बस बस, अब तैयारी शुरू करो। असलम, गाड़ी की टंकी फुल करवा लो और रास्ता ध्यान से देख लेना। पूरा परिवार उम्मीद और थोड़ी घबराहट के साथ हिमागिरी के लिए निकल पड़ा। जैसे जैसे गाड़ी ऊंचाई पर जा रही थी, रास्ते और भी सुनसान होते जा रहे थे। शाम होने को थी और कोहरा जमीन को छूने लगा था। तभी वो हिमागिरी की सरहद यानी बॉर्डर पर पहुंचे। फारूक साहब, क्या हम सही रास्ते पर हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं दिख रही, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। घबराओ मत जोरा, वो देखो सामने एक पुराना बोर्ड लगा है। उस पर हिमागिरी ही लिखा है। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। अम्मी, देखिए कितनी खामोशी है यहाँ। पेड़ों पर बर्फ की इतनी मोटी लेयर है कि वो झुक गए हैं। सुंदर तो है, पर ठंड यहाँ हमारे गांव से कहीं ज्यादा है। पापा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। गलियां खाली हैं और सारे घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं। गाड़ी एक बड़े मकान के सामने रुकती है। फरूक साहब बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ का सन्नाटा देखकर वो भी थोड़ा ठिठक जाते हैं। ये मेरे दोस्त का ही घर है, पर यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? पूरा घर बंद पड़ा है। तभी मकान की छत से एक हल्की सी आवाज आती है। फारूक, मेरे भाई, नीचे खड़े होकर वक्त क्यों जाया कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आ जाओ। अरे भाई, तू छत पर क्या कर रहा है? नीचे आकर दरवाजा तो खोल, हम ठंड से जमे जा रहे हैं। अरे भाई, रास्ता छत की तरफ से ही है। नीचे बर्फ जमी हुई है, इसलिए हमने ऊपर की तरफ से रास्ता बनाया है। जल्दी आओ, यहाँ गर्म चाय और चश्मे का पानी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जोरा बेगम बड़बड़ाते हुए और अपनी गर्म शॉल को कसकर लपेटते हुए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हैं। उनके पीछे फरूक साहब, असलम और साइमा भी हैं।
जैसे ही वो सब छत पर पहुंचे, उन सबके होश उड़ गए। छत पर खुले आसमान के नीचे सर्दी की लहर चल रही थी। वहाँ कई बिस्तर लगे हुए थे और गांव के कुछ लोग खामोशी से बैठे हुए थे। आइए आइए, खुशामदीद। फारूक भाई, जोहरा भाभी, असलम बेटा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। इतनी देर क्यों कर दी? भाई साहब, ये स्वागत और खुशामदीद तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या तमाशा है? आपने छत पर बिस्तर क्यों लगाए हैं? मेहरबानी करके नीचे के घर का ताला खोलिए। मेरी तबीयत ठंड से बिगड़ रही है। मुझे फौरन हीटर के पास बैठना है। मेरे पैरों की उंगलियां ठंड से पत्थर की तरह सख्त हो गई हैं। भाभी जान, आप शायद हमारी रिवायत से वाकिफ नहीं हैं। नीचे जाना अब मुमकिन नहीं है। आज की रात यहीं गुजरने का फैसला हो चुका है। क्या मतलब है आपका? ताला क्यों नहीं खुलेगा? और वो गर्म पानी का चश्मा कहाँ है जिसके लिए फरूख साहब हमें यहाँ तक खींच लाए हैं? हम यहाँ नहाने और सुकून पाने आए थे, बीमार पड़ने नहीं। गर्म पानी का चश्मा तो सिर्फ एक जरिया है हमें ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने का। हमारे इस गांव की सदियों पुरानी रिवायत है कि सर्दी के 4 महीने कोई भी शख्स घर के बंद कमरों में नहीं सोता। हम सब खुले आसमान के नीचे इसी ठंडी और पाकीज़ा हवा में सोते हैं। इससे रूह और जिस्म दोनों को ताकत मिलती है। चचा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाहर बर्फ गिरने वाली है, तापमान 0 से नीचे है। इस हालत में अगर हम बाहर सोएं तो सुबह तक हमारा जिस्म बर्फ की सिल्ली बन जाएगा। ये सेहत बनाना नहीं, अपनी जान को खतरे में डालना है। हाँ चाचा जान, असलम सही कह रहे हैं। हम शहर के लोग इतनी सख्त सर्दी के आदी नहीं हैं। हम तो फ्रिज में रखी चीजों की तरह जम जाएंगे। हमें अंदर जाने दीजिए। बेटी, यही तो असल राज है। जब इंसान ठंड में बाहर सोता है तो उसकी चमड़ी मजबूत होती है और बीमारियों से लड़ने की कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। घर के अंदर हीटर चलाकर सोने से इंसान का दिमाग और जिस्म आलसी हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों के रिवाज के मुताबिक नीचे के कमरों में ताले लगा दिए गए हैं और चाबियां गांव के जिम्मेदारों के पास महफूज हैं। जोहरा बेगम निढाल होकर वहाँ रखे एक बेंच पर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजी फारूक साहब, सुना आपने? इन लोगों का दिमाग ठंड से काम करना बंद कर गया है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। चलिए अभी के अभी वापस इस्लामा पर चलते हैं। मुझे ऐसी कोई सेहत नहीं चाहिए जो मुझे कब्र तक पहुँचा दे। जोरा, जरा दिमाग से काम लो। रात के 8 बज चुके हैं और पहाड़ी रास्ता कोहरे से ढका हुआ है। इस वक्त कार चलाना किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है। मजबूरी है, आज की रात किसी तरह गुजार लो। अम्मी जान, हौसला रखिए। मेरे पास 2-3 नए लिहाफ हैं। हम सब मिलकर एक साथ बैठ जाएंगे तो शायद सर्दी कम लगेगी। साइमा, मुझे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। जावेद भाई साहब, अगर आप कमरा नहीं खोल सकते तो कम से कम खाने के लिए कुछ गरम तो दे दीजिए। बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। बिल्कुल भाभी जान, खाना बिल्कुल तैयार है, अभी पेश करते हैं। जब खाना लाया जाता है तो जोहरा बेगम और बाकी सब लोग थाली देखकर दंग रह जाते हैं। खाने में ठंडा दही और बासी चावल था। ये क्या मजाक है? इतनी सख्त सर्दी में आप हमें बर्फ जैसा ठंडा दही और चावल खिला रहे हैं। क्या आपके घर में चूल्हा नहीं जलता? कोई गरम सालन या रोटी नहीं है? भाभी जान, ये हमारे यहाँ की खास ग़िज़ा डाइट है। हमारा मानना है कि ठंड को ठंड ही काटती है। अगर हम इस मौसम में गर्म खाना खाएंगे तो जिस्म के अंदर का निजाम बिगड़ जाएगा। इसलिए हम सिर्फ ठंडी छाछ, दही और फ्रिज में रखे फल ही खाते हैं। ये लीजिए, थोड़ी आइसक्रीम खाइए, इससे आपका दिमाग पुरसुकून हो जाएगा। खुदा रहम करे, इस ठंड में आइसक्रीम? मेरे तो दांत ही ठिठुर कर बाहर आ जाएंगे। मैं ये हरगिज नहीं खाऊंगी। अम्मी जान, भूख से तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। थोड़ा सा खा लीजिए। सोचिए कि ये दही नहीं बल्कि गरम कोरमा है। हमें सुबह तक जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना ही होगा। सबने किसी तरह वो ठंडा खाना हलक से नीचे उतारा। जब सोने का वक्त आया तो जावेद ने बहुत ही पतली और पुरानी चादरें सबको दे दी। ये लीजिए पतली चादरें,
ध्यान रहे अपना मुंह मत ढकिएगा, क्योंकि ताजा ठंडी हवा फेफड़ों में जानी चाहिए, तभी आपका खून साफ होगा। रात के 12 बज चुके हैं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और पूरा परिवार थर थर कांप रहा है। साइमा, बेटी अपने पैर थोड़े दूर रखो, बर्फ की तरह ठंडे हैं। माफी चाहती हूँ अम्मी जान, मुझे तो एहसास ही नहीं हो रहा कि मेरे पैर कहाँ हैं। पूरा जिस्म सुन्न हो चुका है। क्या हम कोई दुआ या नात पढ़ें? शायद ध्यान बंटने से ठंड कम लगे। इस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। असलम, बेटा तुम ठीक तो हो? अम्मी, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। मैं मजीद यहाँ नहीं बैठ सकता। मैं कार में जाकर सोने की कोशिश करता हूँ। वहाँ शीशे बंद होने से शायद थोड़ी राहत मिले। असलम, साइमा और फारूक साहब चोरी छुपे दबे पांव सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। वो किसी तरह इस ठंड से बचना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अफसोस, गेट पर तो बहुत बड़ा और मजबूत ताला लगा हुआ है। चचा जान ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ये तो बड़ी अजीब मुसीबत है। क्या अब हमें वापस उसी छत पर जाकर बर्फ का इंतजार करना पड़ेगा? अम्मी जान रुकिए, उस खिड़की से रोशनी बाहर आ रही है। ये तो चचा जान का ही कमरा लग रहा है ना? जोरा बेगम गुस्से और हैरानी में खिड़की के पास जाती हैं और अंदर का नजारा देखती हैं। जो उन्होंने देखा, उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। जावेद भाई एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक हीटर चलाकर नरम और गरम गद्दों पर बैठकर मजे से टीवी देख रहे थे। पास ही उनकी बीवी गरम गरम पकौड़े तल रही थी और उनका धुआं साफ दिखाई दे रहा था। जावेद बड़े मजे से वो पकौड़े खा रहे थे। ओए धोखेबाज, हमें बाहर छत पर मरने के लिए छोड़ दिया, रिवायत का झूठा दर्स दिया और खुद अंदर बैठकर हीटर के सामने गरम पकौड़े खा रहे हो। ये हमारी दोस्ती और मेहमान नवाजी का सिला है। तूने तो हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। जोरा, इस शख्स ने तो दोस्ती और भरोसे का गला घोंट दिया, हमें बीच मझधार में धोखा दे दिया। इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा फरेब। जोहरा बेगम ने गुस्से में आकर पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और खिड़की के पल्ले पर जोर से दे मारा। पत्थर की आवाज सुनकर जावेद के हाथ से गरम पकौड़ा छूट गया और वो डर के मारे उछल पड़ा। दरवाजा खोल रे धोखेबाज, अभी के अभी दरवाजा खोल, वरना इस पत्थर से तेरा सर फोड़ दूंगी। बड़ा आया हमें रिवाज और सेहत का दर्स देने वाला। जावेद डरते डरते कपकपाते हाथों से दरवाजा खोलता है। जोहरा बेगम, साइमा और असलम किसी योद्धा की तरह घर के अंदर घुस जाते हैं। क्यों रे जावेद, हमें रिवाज के नाम पर बाहर बर्फ में मरने के लिए छोड़ दिया और तू यहाँ हीटर के सामने बैठकर जश्न मना रहा है। तू इंसान है या कोई पत्थर दिल? शर्म नहीं आई तुझे अपने बचपन के दोस्त और उसके परिवार के साथ ऐसा करते हुए? अरे भाभी जान, मेरी बात तो सुनिए। वो रिवाज जो मैंने बताया था वो बिल्कुल सच है, पर वो सिर्फ मेहमानों के लिए है। हम तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं, इसलिए थककर थोड़ा सुकून कर रहे थे। मैंने तो आपकी भलाई और सेहत के लिए ही ऐसा किया था। चाचा जान, सेहत का तो पता नहीं, पर अम्मी जान का गुस्सा देखकर लग रहा है कि आपकी सेहत जरूर बिगड़ने वाली है। आपने फालतू में इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। असलम, वो हीटर मेरी तरफ घुमाओ, मेरी हड्डियां ठंड से जम गई हैं। साइमा, वो पकौड़े की प्लेट इधर लाओ, पूरी प्लेट छीन ले इससे। फारूक साहब, आप ये गर्म लिहाफ खींचे और खुद को ढकिए। भाभी जान, वो मेरा कंबल है, मुझे सख्त ठंड लग जाएगी। चुप कर, तुझे तो ठंडी हवा की आदत है ना। जा ऊपर छत पर जाकर सो, वही पुरानी रिवाज निभा, तेरी सेहत अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये गरम पकौड़े खाकर तो मुर्दे में भी जान आ जाए। उस पूरी रात जावेद को बाहर ठंड में खड़ा करके जोहरा बेगम का परिवार अंदर हीटर के सामने मजे से सोया। अगली सुबह जब वो कार से वापस जाने लगे तो जावेद रोनी सूरत बनाए दरवाजे पर खड़ा था। देख जावेद,
इंसान को ठंड लगे तो ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्ती में ये फालतू के झूठे रिवाज दिखाएगा तो अंजाम ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज। फिर कभी फोन मत करना, अगर किया तो फोन में घुस कर मारूंगी। अपना ध्यान रखना, छत पर मत सोना वरना सर्दी हो जाएगी। कार तेजी से इस्लामापुर की तरफ निकल जाती है। शुक्र है खुदा का कि हम बच गए। जोहरा, घर जाते ही सबसे पहले क्या करोगी? मैं तो 1 हफ्ते तक रसोई में चूल्हे के पास ही बैठी रहूंगी। मेरे जिस्म में जितनी ठंड घुसी है सब भाप बनकर निकल जानी चाहिए, तभी मैं दोबारा सही हो पाऊंगी। और मैं तो अपना वो नया स्वेटर कबर्ड के सबसे नीचे छुपा दूंगी। उसे देखकर ही मुझे हिमागिरी की वो खौफनाक रात याद आ रही है। मैं तो आज दफ्तर से छुट्टी लेकर 2 घंटे तक गर्म पानी से नहाऊंगा। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो ठंडा गांव उनके लिए एक ऐसी याद बन गया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ठंडी जगह गए हो और वहाँ आपके साथ कोई धोखा या परेशानी हुई हो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी आज की कहानी। अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।